Again, good evening to everybody. And today we will start. सुबह मैंने आपको करवाया था नेचर ऑफ स्टेट में राज्य का सावयव सिद्धांत। हमने ये देखा था कि नेचर ऑफ स्टेट के बारे में विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए हैं, और उसमें हमने जिस सिद्धांत को किया था वो क्या था? राज्य का सावयव सिद्धांत। कि राज्य की तुलना किससे की गई? मनुष्य के शरीर से। जैसे मनुष्य का शरीर क्रमिक विकास का परिणाम है, मनुष्य के शरीर में अंगों में पारस्परिक निर्भरता है, उसी प्रकार से राज्य भी बहुत से मनुष्यों से मिलकर बना है। और राज्य के अंगों में भी जब तक पारस्परिक समन्वय नहीं होगा तो राज्य भी ठीक से काम नहीं कर सकते। अब हम एक जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य तो लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य से जो हम इसका उच्चारण करते हैं तो उससे भी ये हमें समझ में आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होगा जो जनहित के लिए जिसका निर्माण किया गया है, या ये कहो कि जिसका उद्देश्य जनता का कल्याण करना है, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना है। यदि राज्य का निर्माण संवैधानिक दृष्टि से किया गया और संवैधानिक दृष्टि से हमने राज्य को स्वीकार किया तो ये माना जाता है कि सरकार और राज्य का उद्देश्य, सरकार और राज्य का उद्देश्य क्या है? जनता का हित करना। सरकार और राज्य का उद्देश्य क्या है? जनता का हित करना। चाहे कितने भी प्रकार का व्यवस्थाएं कैसी भी हो, चाहे डेमोक्रेटिक है, चाहे डेमोक्रेटिक नहीं है, चाहे संसदीय शासन प्रणाली है, चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, चाहे संघात्मक शासन प्रणाली है, चाहे एकात्मक शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? जनहित। उद्देश्य क्या होना चाहिए? जनहित। तो इसलिए वर्तमान समय में आप देखोगे कि हर राज्य अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य सिद्ध करना चाहता है। अब ये एक विवाद का प्रश्न है कि वो है कि नहीं है। ये एक विवाद का प्रश्न है कि वो लोक कल्याणकारी राज्य है अथवा नहीं है। हर राज्य, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, हर राज्य अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट वो है जो
अपने नागरिकों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति करने में सक्षम हो। Welfare state can provide. Welfare state can provide the means for the attainment of ideal of social justice. हम एक आदर्श को लेकर चलते हैं, और आदर्श क्या है? सामाजिक न्याय। आदर्श क्या है? सामाजिक न्याय। तो जो राज्य सामाजिक न्याय के उद्देश्य को लेकर चलता है, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसका उद्देश्य ही यही हो कि उसे सामाजिक न्याय की प्राप्ति करनी है, उसे हम क्या कहेंगे? लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य को प्राप्त करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है। क्योंकि राजनीति विज्ञान में हमारे जितने भी अवधारणाएं हैं, चाहे आप प्रजातंत्र को ले लो, जितनी भी अवधारणाएं हैं, उनमें विचारकों में क्या है? मत वैभिन्य मिलता है। विचारकों में क्या मिलता है? मत वैभिन्य। हर परिभाषा में विद्वानों में आपस में क्या है? मत वैभिन्य है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से हर कॉन्सेप्ट की परिभाषा देता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में भी समय, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में भी क्या होता है? समय के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। क्योंकि आज हम देखते हैं आज की आवश्यकताएं व्यक्ति की अलग है। आज के 100 साल पहले व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग थी। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की जैसी जैसी आवश्यकताएं होती हैं, उसी के अनुरूप लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निश्चित होती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं, हमारा जीवन का स्वरूप, हमारे जीवन की आवश्यकताएं जैसे जैसे परिवर्तित होती हैं, वैसे वैसे राज्य के कार्य और राज्य के उत्तरदायित्व बदलते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में भी समय समय पर परिवर्तन आता रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये कहा जाता है कि जो इसकी बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोक कल्याणकारी राज्य की, कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जाए। लोक कल्याणकारी राज्य वो होगा जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करे। मूलभूत आवश्यकताओं में अपन बहुत बार ये देख चुके हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं जनता की क्या होती हैं। तो मूलभूत आवश्यकताओं में है आवास,
मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की पूर्ति होनी चाहिए कि हमें भोजन मिले, भोजन के अभाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, भोजन के अभाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, और इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो। हर व्यक्ति को, राज्य के प्रत्येक नागरिक को रहने के लिए आवास प्रदान किया जाए। हमारी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो राज्य अपने नागरिकों की मूलतम आवश्यकताएं पूरी करता है, वो लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में आता है। फिर ये कहा जाता है कि वो राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जो दूसरी आवश्यकता है वो क्या है? स्वतंत्रता। लोक कल्याणकारी राज्य की जो दूसरी आवश्यकता है वो क्या है? स्वतंत्रता। हमने लिबर्टी को एक कॉन्सेप्ट के रूप में भी उसका अध्ययन किया था। तो जीवन के प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे अधिक किसी की आवश्यकता होती है तो वो है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले तो स्वतंत्रता कौन सी होनी चाहिए कि हमें जीवन की स्वतंत्रता हो, हमारी जीवन की स्वतंत्रता हो, हमारे जीवन की रक्षा का दायित्व किसके पास हो? राज्य के पास हो। हमारे जीवन की रक्षा का दायित्व राज्य पूरा करे। तो जब हम अपने जीवन की स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं तो हमें मानेंगे जिस स्टेट में ऐसा है कि जहां जो स्टेट है वो राज्यों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जो राज्यों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि व्यक्ति निर्बाध रूप से अपने जीवन को जी सके एंड वो ये फील करे कि ही और शी इज सिक्योर। ये एक मूलभूत आवश्यकता है वेलफेयर स्टेट की। लोक कल्याणकारी राज्य में उसका ध्येय होना चाहिए न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, तो ये कहा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का ध्येय न्याय होना चाहिए। जस्टिस पे हम बहुत 2 दिन हमने जस्टिस को अध्ययन किया है। जस्टिस में हमने जॉन रॉल्स के भी विचार पढ़े। तो जो सार है कि जस्टिस क्या होता है, वही आ जाती है बात। असमानता न्यूनतम हो, असमानता न्यूनतम हो, कानूनी न्याय हो, रूल ऑफ लॉ हो, शासन किसका हो? कानून का शासन हो। सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। धर्म, जाति, लिंग, स्थान, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पे व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इसलिए कहा जाता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होगा उसका उद्देश्य क्या होगा? न्याय की स्थापना करना।
स्वतंत्रता प्रदान करना। हमारे देश में हमारा जो संविधान का भाग 3 है, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और साथ ही अगले भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन किया गया है। तो जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रमुख है। स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पे जब अपन ने इसको एक अवधारणा के रूप में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त किए हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल, उन्होंने स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया है। स्वतंत्रता कौन कौन सी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो है आपकी प्राण। आपको अपने प्राणों की रक्षा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यदि आप अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ करते हो, तो वो न्यायालय उसको आपको संरक्षण प्रदान करेगा। तो सरकारों का, जो सरकार अधिनायकवादी सरकार होगी, तो वो तो लोक कल्याणकारी में उनको नहीं मानती, क्योंकि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास ही नहीं करते। जहां पे भी अधिनायकवाद होगा, तो चूंकि जो अधिनायकवाद है वो तो एक व्यक्ति या एक समूह या एक संगठन की प्रभुता होती है और वहां जनमत की कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि जहां डेमोक्रेसी है, जहां प्रजातंत्र है, वहां हम लोग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर सकते हैं। प्राणों की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो आप देखते हो कि हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से, लिखित रूप से अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। जो अधिनायकवादी शासन होते हैं, वहां नागरिक शासक की आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि जहां अधिनायकवाद होगा तो वो अपनी आलोचना को स्वीकार नहीं करते। और जहां अधिनायकवाद नहीं है, जहां प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र की ये मूल विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत को अभिव्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। ये किसकी विशेषता है? प्रजातंत्र की। तो भारत में हमें ये विशेषता प्रदान की गई है, अभिव्यक्ति की है, फिर निवास की स्वतंत्रता है कि आप भारत के किसी भी कोने में वैधानिक रूप से निवास कर सकते हो। फिर इसके बाद भ्रमण की है, व्यवसाय की है, न्याय प्राप्त करने की है। हमें लगभग सभी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, लेकिन आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई अन्य राष्ट्र हो, स्वतंत्रता कभी असीमित नहीं हो सकती। स्वतंत्रता कभी असीमित नहीं हो सकती। उस पर राज्य की सुरक्षा या राज्य के हित में प्रतिबंध
लगाया जा सकता है। तो हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं तो उनमें आप देखते हो कि जब कभी आपातकाल होता है या देश में कोई आपदा विपदा होती है तो हमारी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक है कि वो वहां व्यक्तियों को नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रताएं प्रदान की जाए, वहां नागरिकों को अधिकतम न्याय प्रदान किया जाए, वहां बंधुत्व की भावना का निवास हो, बंधुत्व की भावना को स्वीकार किया जाए। उसके बाद है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं उनका दायित्व है कि व्यक्ति का नैतिक विकास, व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, व्यक्ति का नैतिक विकास हो, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो। ये राज्य का उत्तरदायित्व या हम ये कह दें कि कर्तव्य होना चाहिए। नैतिक रूप से अब ये जो शब्द है, नैतिक शब्द जो है इसकी परिभाषा क्या है? कठिन। एक व्यक्ति माना भूख से पीड़ित है, 7 दिन से उसको भोजन नहीं मिला और उसने फिर उसको कहीं अवसर मिला तो उसने चोरी कर ली। चोरी क्यों की? क्योंकि वो भूखा था। तो उसने अपने रोटी के लिए चोरी की। हम ये कहेंगे कि चोरी करना अनैतिक है, चोरी करना अनैतिक है, लेकिन आप उसके दृष्टिकोण से देखोगे तो उसका दृष्टिकोण कुछ और कहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि नैतिक अनैतिक ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन जो सामान्यतः हम जिन मूल्यों को स्वीकार करते हैं तो वो मूल्य लगभग समान होते हैं। ये जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ये क्या थी? एक विशेष परिस्थिति। तो इसलिए लोगों के, नागरिकों के नैतिक मूल्यों का उन्नयन हो। तो उन्नयन कैसे होगा? जब उनके पास उनकी मूलभूत साधन सुविधाएं सब होंगी तो उनके नैतिक मूल्यों में गिरावट आने की संभावना कम रहेगी। ये आवश्यक नहीं है कि यदि हमारी आर्थिक आवश्यकताएं सब पूरी हो रही हैं तो हम नैतिक रूप से बहुत उच्च रहेंगे। ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसका अपवाद तो बहुत देखने को मिलता है। आज के युग में जब हम देखते हैं तो जितने भी अपराध होते हैं वो बड़े बड़े लोग ही करते हैं, बहुत धनाढ्य लोग जो होते हैं वो करते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो आप मोरली बहुत, आपकी स्पिरिट हाई होगी, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि राज्य सबके नैतिक विकास का प्रयास करे। फिर आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो चौथी विशेषता है कि लोक कल्याणकारी राज्य को प्रजातांत्रिक मूल्यों में लोक कल्याणकारी राज्य की क्या होनी चाहिए? आस्था। प्रजातंत्र
प्रजातंत्र क्या होता है? जनता का शासन। प्रजातंत्र क्या होता है? जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। प्रजातंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य वही होगा जो प्रजातंत्र में विश्वास करेगा। क्योंकि हम जनता के हितों की बात करते हैं तो जनता के हित तो तभी रक्षित रहेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे जब जनता को अधिकार दिए जाएंगे। जब जनता को क्या किया जाएगा? अधिकार दिए जाएंगे, तो उनके हित सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होगा उसका उद्देश्य क्या होगा? कि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों में उसका विश्वास हो, सामान्य जनता के हितों की रक्षा करना। ये बहुत सिंपल और सरल सी बात है कि जो भी राज्य अपने आप को लोक कल्याणकारी कहते हैं या बनाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि अधिक से अधिक सामान्य जनता के सामान्य हितों की रक्षा करना। हमें शासन किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए नहीं करना। हमें शासन केवल पूंजीपतियों के हितों के लिए नहीं करना। हमें शासन किसी विशेष धर्म के लिए नहीं करना। हमें शासन किसके लिए करना है? सामान्य जनता के हितों के लिए करना है। तो इसलिए कहा जाता है कि सोशल वेलफेयर is the means and social justice is the end. सामाजिक कल्याण साधन है और उद्देश्य क्या है? सोशल जस्टिस जो है वो उद्देश्य है। फिर है कमजोर वर्ग के आर्थिक उत्थान पर बल। जो लोक कल्याणकारी राज्य होंगे उनका उत्तरदायित्व क्या होगा? कि जो कमजोर वर्ग हैं उनका भी आर्थिक उत्थान होना चाहिए। मैं शायद अनेकों बार इस बात का जिक्र कर चुकी हूं कि भारत ऐसा देश है जहां विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म हैं और हमने सबको समाहित किया। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो हमने इस बात पर बल नहीं दिया कि हम किसी विशेष धर्म के लोगों को ही अपने देश में निवास करने का अधिकार देंगे। उस समय जो हमारे देश में नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में था, तो उन्होंने सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, सभी जातियों को, सभी को अंगीकार किया और सभी को भारत का नागरिक होने का अधिकार प्रदान किया। अब जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे सन 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। ठीक है, हमने भी, क्योंकि भारत उस समय क्या था? सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को।
भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। तो अंग्रेजों का उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करना। तो वो क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई तो वो भारत से कच्चा माल ले जाते थे और वहीं से तैयार करके वही माल हमारे देश में महंगे दामों पर बेचते थे। जब तक व्यापार करते थे माना तब तक ठीक था, लेकिन धीरे 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 करके उन्होंने हमारे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कानूनी रूप से या गैर कानूनी रूप से भारत को अपने अधीन कर लिया, भारत की संप्रभुता का हनन कर लिया और हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। 1885 में कांग्रेस राजनीतिक दल का निर्माण हुआ। A.O. ह्यूम, उन्होंने कांग्रेस का निर्माण किया था। तो उस समय अनेकों हमारे देश में ऐसे राष्ट्रवादी नेता हुए जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भरसक प्रयत्न किए और अनेकों अनेकों लोगों ने अपनी अपनी जान भी गंवाई, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो। तो इसलिए कहा जाता है कि वो देश अब हमारे पास, जब हम आजाद हुए तो बहुत आर्थिक संसाधन भारत के पास नहीं थे। फिर एक ऐसी कंडीशन आई कि भारत में, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस तो थे कम, तो भारत में एक गरीब तबका भी रहा। क्योंकि उसका कारण है कि हमारा अब तक था कि हमारा जो 70% धन था वो 30% लोगों के हाथ में था और जो 30% धन था वो 70% लोगों के हाथ में था। तो गरीबी तो हमें मिली। तो इसलिए अब आपने देखा है कि हमें जो संविधान के द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है और समानता का अधिकार है वो किसके लिए है? कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हैं उनका भी उत्थान हो। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग हैं उनका भी उत्थान, उनका भी विकास हो। इसका प्रयास किसके द्वारा किया जाए? सरकारों के द्वारा किया जाए। तो अब आप देखते हो कि हमारी बहुत से ऐसे जो अविकसित, अल्प विकसित वर्ग हैं तो उनको पढ़ाई में भी आरक्षण प्रदान किया गया है, नौकरियों में भी आरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में अब लागू कर दिया गया है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, यदि वो सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होगा तो उसे क्या करना होगा? महिलाओं और विशेष रूप से बच्चों, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए काम करना होगा। बालकों का विकास किया जाए,
उनको फ्री एजुकेशन मिले, उनको हेल्थ के लिए सरकार से सारा जो भी उनको आवश्यक ट्रीटमेंट है वो उनको निःशुल्क मिले। तो अब ये जो हमारी सरकारें हैं, जहाँ चाहे प्रांतों की सरकार हो, चाहे आपकी केंद्र की सरकार हो, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं सरकार ने चालू कर रखी हैं जिसमें शिक्षा भी निःशुल्क है और स्वास्थ्य और बीमारियों के इलाज में लगभग बहुत कुछ निःशुल्क हो जाता है। लगभग बहुत कुछ निःशुल्क हो जाता है, क्योंकि भारत का अपना प्रयास है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी स्थापना कर सके। ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाए जिनसे बीमारी, आपदा, विपदा, वृद्धावस्था, इनमें व्यक्ति सहायता प्राप्त कर सके। तो ये कहा जाता है कि अब जैसे आप देखते हो, कभी कहीं पे बाढ़ आ जाती है। अभी जब हिमाचल में अपना जुलाई में हिमाचल में जब वो आपके भूस्खलन हुआ था, पहाड़ टूट टूट के नीचे आके पड़े थे, तो लोगों के घर टूट गए थे और उत्तरांचल में और हिमाचल में इतना नुकसान हुआ, इतनी तबाही हुई कि वो हमारी कल्पना से बाहर है। अब उनको वापस रिहैबिलिटेशन करना, उन लोगों को वापस, पहली बात तो यह है कि उनको सुरक्षित बचाना, उनको सुरक्षित बचाना ये किसका दायित्व है? सरकारों का। तो ये हमारी योजनाओं में आता है, भारत में ऐसा है और ये सभी देशों में होता है। जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो बर्फ की बहुत प्रॉब्लम आती है। बर्फ है, भूकंप है। अभी आप देखो शायद जापान में भूकंप आया है ना, और अनेकों अनेकों लोग जो हैं भूकंप की उसमें अपने प्राण खो गए। तो जब भी इस प्रकार की आपदा विपदा आती हैं, जैसे बाढ़ है, ये आती ही आती है, चाहे कहीं भी आए। सूखा है, ये तो आवश्यक नहीं है, लेकिन आता है। किसान उस फसल पे अपने जान प्राण सब लगा देता है और अंत में यदि सूखा पड़ जाए तो समूची फसल जो होती है उसका क्या हो जाता है? विनाश। तो उस समय सरकार का ये दायित्व है कि किसानों की मदद की जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो जो धान्य पैदा करते हैं किसके लिए? समूचे राष्ट्र के लिए। तो इस प्रकार की योजनाएं यदि कोई स्टेट अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहना चाहता है तो उसे ऐसी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। बीमारी, जैसे हम देखते हैं 2020 में आपका कोरोना आया था। जो पहली लहर थी तो उस समय तो इतना था कि ये सुनते थे कि भाई आज जयपुर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो पहली लहर को तो हमने जैसे तैसे करके सहन कर लिया। तो हमें तो ये लग रहा था कि ये भी बहुत भयानक था,
क्योंकि आपको याद हो तो लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगा था और कितना उसका मतलब एकदम सन्नाटा था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम बच गए, क्योंकि वो तो वायरस ऐसा था कि हाथ लगाने से भी फैलता था। अब आया दूसरा कोरोना, जो सेकंड लहर आई, उसमें नागरिकों की मृत्यु ऐसे हुई कि मतलब उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और ये केवल भारत में ही नहीं, सभी समूचे विश्व में। उस समय यदि सरकार नागरिकों की मदद नहीं करती है, रक्षा के उपाय नहीं करती है, तो वो लोग कल्याणकारी राज्य नहीं है। हम नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो कोरोना का उपाय करने के लिए मैं ये कहती हूँ, भारत अग्रणी था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में भी लाखों लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई, ये सच है। लेकिन फिर भी हमने उसकी रोकथाम के लिए जो हम कर सकते थे, हमारी सरकारों ने किया। चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। और हमारा देश तो ऐसा देश था जिसने वैक्सीन का निर्माण किया और वैक्सीन अनेकों देशों को दी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि हमने वैश्विक मदद की। कोरोना के टाइम में हमने वैश्विक मदद की। तो इसलिए जो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं, तो उनको ऐसी योजनाओं को बनाना चाहिए, जिन योजनाओं में कोई महामारी आ जाए, कोई आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, वृद्धावस्था वृद्धावस्था में भी ये नहीं हो कि यदि सेवा करने वाला कोई भी नहीं है तो व्यक्ति बहुत परेशान हो। ये होना चाहिए कि वृद्धावस्था में भी सरकार के द्वारा लुक आफ्टर करने की कोई व्यवस्था की जाए। निशुल्क शिक्षा और निशुल्क स्वास्थ्य सेवा हमारे देश में है। जो भी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होगा, तो वहां निशुल्क सेवा, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। और साथ ही जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो भी निशुल्क होनी चाहिए। तो मैंने आपको शायद 2 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चलाई गई है। तो जो दवाई आपको बाजार में 10 रुपए की मिलती है, वहां वो 1 रुपए में मिलती है। तो और हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे, सभी हॉस्पिटल्स में ऐसे काउंटर खुले हुए हैं कि आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने पर्ची पे जो दवाई लिखी, वो दवाई आपको मुफ्त में मिलेगी। वो दवा आपको मुफ्त में मिलेगी। तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है? सरकार के द्वारा, ताकि कोई व्यक्ति चिकित्सा और दवा के अभाव में मृत्यु उसकी ना हो। तो ये हमारी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, यहां हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। बाकी जो वेलफेयर स्टेट होता है, लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं, वहां रोजगार की व्यवस्था की जाती है। व्यक्ति की जैसी योग्यता हो, उसे अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और वो कार्य कर सके, और साथ ही में उसको उसका उचित पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। समस्त नागरिकों को रोजगार प्रदान करना, और इस क्षेत्र में भी भारत की जो सरकारें हैं, चाहे प्रांतों की है, केंद्र की है, प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हमारे देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी किस अर्थ में है कि
यदि एक पढ़ा लिखा बच्चा जिसने एमए भी किया है और उसको भी सामान्य नौकरी उसकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलती है और वो बहुत हल्की नौकरी करने पे मजबूर होता है, तो उसको मैं ये कहूंगी कि ये भी बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। उचित योग्यता के अनुसार उचित रोजगार। अब भारत के साथ जो प्रॉब्लम है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और संसाधन उतने हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो हमारी वर्तमान सरकारें हैं वो इसकी पूरी कोशिश कर रही है कि समस्त लोगों को, समस्त नागरिकों को उचित रोजगार प्रदान किया जाए, क्योंकि रोजगार होगा तो हमारा वो काम होगा और उसके बदले हमें अपना पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक मिलेगा तो हम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, अच्छी शिक्षा दिलाऊं, अच्छा ढंग का मूलभूत सेवाओं वाला मकान बनवाऊं, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दूं, अपने परिवार को अच्छा जीवन दूं। यदि कोई बीमार होता है तो उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करवा सकूं। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है। तो इसलिए रोजगार आवश्यक है। इसके अलावा अधिकतम समानता। देखो, समानता का मतलब ये तो नहीं होता है कि सब समान हो जाएंगे, लेकिन समानता का मतलब ये होता है कि असमानता कम से कम हो। असमानता कम से कम हो और समानता में आपके सारे ही दृष्टिकोण आ जाते हैं। कानूनी समानता आ जाती है, सामाजिक समानता आ जाती है, आर्थिक समानता आ जाती है, सभी समानताएं इसमें आ जाती हैं। और हमारे देश में हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। जो हमारे उद्योग हैं उनमें जनता का अधिकार भी होना चाहिए। जो हमारे उद्योग हैं उनमें जनता का अधिकार भी होना चाहिए। फिर ये कहा जाता है कि ये जो दिस आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो इसका जन्म कहां से हुआ? तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तब लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का नारा सामने आया था। उसके पश्चात बेंथम और उपयोगितावादी विचारकों ने इस विचार को समर्थन किया कि वही राज्य अच्छा है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त बिस्मार्क ने एक नारा दिया था, सोशल इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी। व्यक्ति को सोशल इंश्योरेंस होनी चाहिए और व्यक्ति के पास सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। और इसका जो प्रमुख जन्मदाता जिसको माना जाता है वो ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है, जिन्होंने वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को बहुत आगे बढ़ाया। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य अपने आप को किस श्रेणी में लाना चाहता है? वेलफेयर स्टेट की श्रेणी में लाना चाहता है। अब हम यदि हमारे सामने ये प्रश्न हो कि क्या कौन कौन से राष्ट्र ऐसे हैं जो वेलफेयर स्टेट के
कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर राज्य जो अधिनायकवादी नहीं है, हर राज्य जो अधिनायकवादी नहीं है, वो अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। चाहे वो आपका इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, भारत हो, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। चाइना का तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि वहां साम्यवाद है, और जहां साम्यवाद होगा तो कम्युनिज्म में उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि वहां डेमोक्रेटिक मूल्यों को बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, और हम बात किसकी करेंगे? भारत की। तो भारत लोक कल्याणकारी राज्य की सीढ़ियों पर है। लोक कल्याणकारी राज्य की किस पे है? सीढ़ियों पर है। और अनेकों अनेकों योजनाएं सन 1950 से, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, तभी उन्होंने, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को तो उसी समय हमारे संविधान में विशेष स्थान प्रदान किया गया था। तो फंडामेंटल राइट्स में कोई भी अधिकार ऐसा नहीं छोड़ा जो नागरिकों के लिए आवश्यक था। तो इसलिए कहा जाता है कि हमने 1950 से भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में हमने इसका प्रयास किया था, जब हमने अपने संविधान को अंगीकार किया था। और उसके बाद आप ये देखो कि विभिन्न सरकारें आई। केंद्र में कांग्रेस का राज्य था पहले, फिर 1977 में पहली बार जनता दल की सरकार आई थी। 1977 में जनता दल की सरकार आई। 47, 57, 67, 30 साल तक अनवरत कांग्रेस का राज्य रहा केंद्र में। तो कांग्रेस के द्वारा भी उस समय बहुत से ऐसे कार्य किए गए जो देश को लोक कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिलाने में सहायक थे। उसके बाद का जो युग था वो सब मिली-जुली सरकारों का युग आया। लेकिन उस समय भी अब राज्यों में अलग सरकारें होती हैं, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दल हैं। हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दल हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि एक ही दल केंद्र में हो और एक ही दल राज्यों में हो। राज्य में दूसरे दल की सरकार हो सकती है। तो राज्य अपने स्तर पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत ने कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया? संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। भारत ने किसको अपनाया? संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। और संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है कि केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन। केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून निर्माण करने का अधिकार किसको होता है? राज्य की सरकारों को होता है। तो केंद्र सरकार भी ऐसी समूचे देश के लिए ऐसी विभिन्न योजनाएं बनाती है
जिससे कि सभी लोगों का वेलफेयर हो सके, सभी लोगों का विकास हो सके, सभी लोग जो है उनका जीवन सुरक्षित हो सके। ये इस प्रकार की योजनाएं केंद्र के द्वारा भी इनका निर्माण किया जाता है। और हम जब राज्यों को देखते हैं तो बहुत से राज्य बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत से राज्य बहुत डेवलप्ड हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। लेकिन हम सभी राज्यों की यदि बात करते हैं तो प्रत्येक राज्य अपने स्तर पे भी ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे कि उस राज्य के लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। तो ये था आपका अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। थैंक यू वेरी मच।